Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Madhiya Ilyas, consultant cardiologist working as registrar cardiology in Papa Memorial Hospital, Chatham, Lahore. जैसा कि आपको पता है कि हमारे ECT के लेक्चर्स चल रहे थे और आज उसी सीरीज की हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे. दैट वुड बी लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक. एक्चुअली लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक पढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि हमने पहले पीवेव के बारे में पढ़ा था, फिर पीआर सेगमेंट के बारे में पढ़ा था, देन पीआर इंटरवल और उसके बाद आता है क्यूआरएस कम्प्लेक्स. तो इस लेक्चर में हम क्यूआरएस कम्प्लेक्स की सारी एबनॉर्मेलिटीज के बारे में पढ़ेंगे. तो जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स है वो आपका नॉर्मल जो होता है वो 0.12 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा क्यूआरएस कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए. इसकी जो फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन होती है दैट इज कॉल्ड क्यू वेव. नेगेटिव डिफ्लेक्शन मीन जो वेव बेसलाइन से नीचे की तरफ आ रही हो, दैट इज अ नेगेटिव डिफ्लेक्शन. देन फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इज आर वेव और आर वेव के बाद जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन होती है वो होती है एस वेव. अब ये वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं? क्यू वेव एक्चुअली सेप्टल डीपोलराइजेशन को शो करती है और जो प्रोमिनेंट आर वेव है वो मेजर बॉडी ऑफ वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन को शो करती है और एस वेव वेंट्रिकल्स की बेस की डीपोलराइजेशन को शो करती है. तो हमें ये पता है कि कंडक्शन स्टार्ट होती है एसए नोड से. एसए नोड के बाद एट्रियल डीपोलराइजेशन के बाद इम्पल्स पहुंचती है एवी नोड. एवी नोड के बाद इट ट्रेवल्स टू द बंडल ऑफ हिस, जो के बाद में डिवाइड हो जाता है दो बंडल्स में, दैट इज लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड राइट बंडल ब्रांच, जैसे कि आपको लेफ्ट साइड वाली डायग्राम में नजर आ रहा है. और लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच से जो कंडक्शन होती है वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कॉज करती है और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वजह से ईसीटी के ऊपर जो वेव्स बनती हैं वो होती हैं क्यूआरएस, जिनको हम कलेक्टिवली कहते हैं क्यूआरएस कम्प्लेक्स. अच्छा जी, ये मैंने आपको बिल्कुल अभी अभी बताया. अब हम लोगों ने पढ़ना है कि अगर तो किसी बंडल में ब्लॉकेज आ जाता है तो फिर क्या सीन होगा. जैसा कि आप देख रहे हो कि हमें यहाँ पे लेफ्ट बंडल भी नजर आ रहा है और राइट बंडल नजर आ रहा है. सो दिस इज लेफ्ट बंडल एंड दिस इज अवर राइट बंडल. इम्पल्स की कंडक्शन किस तरह से होती है कि एवी नोड से बंडल ऑफ हिस के अंदर आई और बंडल ऑफ हिस से फिर लेफ्ट और राइट बंडल दोनों में साइमल्टेनियसली पास करती है, लेकिन जो सेप्टम है वो उसकी डीपोलराइजेशन होती है लेफ्ट बंडल ब्रांच से, यानी कि लेफ्ट से टुवर्ड्स राइट की तरफ डीपोलराइजेशन होती है. अगर हमारी कोई एक बंडल ब्लॉक हो जाती है, सपोज हमारा लेफ्ट बंडल का ब्लॉकेज है, यहाँ से अब इम्पल्स आगे ट्रेवल नहीं करेगी, तो एलवी की कंडक्शन कैसे होगी. अब पहले हमारी राइट बंडल ब्रांच के अंदर इम्पल्स आएगी और राइट बंडल से फिर वो सेप्टम को डीपोलराइज करेगी और फिर मायोसाइट टू मायोसाइट वो एलवी को डीपोलराइज करेगी. ठीक है, तो दिस होल प्रोसेस टेक्स लॉन्गर टाइम एज कंपेयर टू व्हेन बंडल ब्रांच ब्लॉक वाज नॉट देयर. इसलिए हमारा जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स होगा वो ब्रॉड होगा, 0.12 सेकेंड से ज्यादा का उसका ड्यूरेशन होगा. जब भी आपके पास ईसीजी पे क्यूआरएस कम्प्लेक्स की ड्यूरेशन 0.12 सेकेंड या 3 स्मॉल स्क्वायर से ज्यादा आपको मिले, तो यू मस्ट थिंक दैट देयर इज सर्टेन बंडल ब्रांच ब्लॉक ड्यू टू विच देयर इज सम कंडक्शन डिले. ठीक हो गया. अब ये तो हमें पता चल गया कि बंडल ब्रांच ब्लॉक जब होता है तो कंडक्शन कैसे होगी. अब उस कंडक्शन की ईसीटी के ऊपर हमें क्या चीजें मिलेंगी, लेट्स सी. So,
वी हैव लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो ECG पे इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है कि QRS की ड्यूरेशन वुड बी मोर देन 120 मिली सेकेंड, या फिर 0.12 सेकेंड से ज़्यादा होगा, या फिर 3 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा होगा। ये तीनों एक ही बातें हैं। V1 के अंदर हमें डोमिनेंट S वेव मिलेगी, ठीक है, और लेटरल लीड्स यानी 1 AVL और V5 V6 के अंदर हमें डोमिनेंट ब्रॉड मोनोफेजिक R वेव मिलेगी। लेटरल लीड्स के अंदर नॉर्मली हमें Q वेव्स मिल जाती होती हैं, जो कि सेप्टल Q वेव्स होती हैं, सेप्टल डिपोलराइजेशन को शो करती हैं। लेकिन जो बंडल ब्रांच ब्लॉक लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है, उसमें चूंकि जो सेप्टल डिपोलराइजेशन है वो लेफ्ट बंडल से नहीं हो रही, इसलिए लेटरल लीड्स के अंदर हमें क्यूज नहीं मिलेंगी, जो कि नॉर्मली हमें मिल जाती थी। इसके अलावा आर वेव का जो पीक टाइम है, यानी QRS कॉम्प्लेक्स के स्टार्ट से अगर आप देखना शुरू करो और फिर देखो कि आर वेव की जो पीक है वो कितनी देर तक आती है, अगर तो उसका ड्यूरेशन 60 मिली सेकेंड से ज़्यादा है V5 V6 के अंदर, तो वो भी ECG डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक का। ठीक है जी, ये आपका ECG पैटर्न आ गया कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में एक तो आप देख रहे हो कि आपका जो ड्यूरेशन है QRS कॉम्प्लेक्स का वो मोर देन 3 स्मॉल स्क्वायर्स है, ठीक है, हमें ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। प्लस आप देख रहे हो देयर इज डीप S वेव या फिर QS वेव है V1 के अंदर, और V6 के अंदर प्रोमिनेंट नॉच्ड R वेव आ रही है, ठीक है, और ब्रॉड है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। प्लस हमने एक और बात पढ़ी थी कि जो पीक R वेव है V6 के अंदर, जो R वेव की पीक आ रही है, लेट मी शो यू अगेन दिस वन। ये जो R वेव की पीक है ना, ये पीक, अब ये जो पीक है ये स्टार्ट ऑफ QRS से देखो कि इस तक पहुंचने में कितने ड्यूरेशन लगा या कितने स्मॉल स्क्वायर्स है। तो ये हमें लग रहा है कि 1 स्मॉल स्क्वायर, 2 स्मॉल स्क्वायर एंड इट इज 2.5। तो 1 स्मॉल स्क्वायर आपका 40 मिली सेकेंड का होता है, 2 स्मॉल स्क्वायर्स आपका 80 मिली सेकेंड हो गया, और हाफ अगला भी आ गया, तो ये आपका कितना आ गया 100 मिली सेकेंड, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि अगर ये 60 मिली सेकेंड से ज़्यादा है तो वो भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है फॉर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ठीक हो गया जी, ये वही चीज़ें जो मैंने आपको समझा दी। इसके अलावा जो एसोसिएटेड फीचर्स लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में आ सकते हैं वो होता है जी लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिल सकती है हमें, पुअर आरपी प्रोग्रेशन इन प्रिकॉर्डियल लीड्स होती है, और अप्रोप्रिएट डिस्कॉर्डेंस मिलती है, जो कि आपको हम अभी बताते हैं। अच्छा, अब नॉर्मली होता क्या है, जो नॉर्मल कंडक्शन होती है उसमें इम्पल्स ट्रेवल डाउन करती है लेफ्ट और राइट बंडल्स में, और जो सेप्टम है वो एक्टिवेट होता है लेफ्ट बंडल से, तो उसकी डायरेक्शन होती है लेफ्ट से राइट साइड में, और उसकी कंडक्शन हमें शो करती है लेटरल लीड्स में क्यू वेव्स की सूरत में, ठीक है। अगर बंडल ब्रांच ब्लॉक आ जाता है तो कंडक्शन डिले आ जाता है, जिसका मतलब है कि पहले आरवी स्टिमुलेट होगा राइट बंडल से, फिर सेप्टम स्टिमुलेट होगा, और उसके बाद मायोसाइट टू मायोसाइट कंडक्शन होगी एलवी के अंदर, और फिर यानी एंड पे एलवी की डिपोलराइजेशन होगी। एक तो ये कि लेटरल क्यू वेव्स हमारी एब्सेंट हो जाएगी, दूसरा उसे हमारा जो QRS कॉम्प्लेक्स की ड्यूरेशन है वो 120 मिली सेकेंड से ब्रॉड हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। दिस इज द सेम थिंग कि पहले जो आपको ब्लैक एरो है वो आपको शो कर रहा है कि अगर पहले आरवी की डिपोलराइजेशन होगी, फिर येलो एरो इससे पता चल रहा है कि फिर एलवी की डिपोलराइजेशन होगी, सॉरी सेप्टम की डिपोलराइजेशन होगी, और फिर रेड एरो इज शोइंग कि आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल की डिपोलराइजेशन होगी। सीक्वेंस ऑफ कंडक्शन मैंने आपको बता दिया है, और ECG की मॉर्फोलॉजी में भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने बता दी हैं कि आर वेव हमें मिलेगी एम शेप
या मोनोफेजिक लैटरल लीड्स के अंदर, और डीप एस वेव मिलेगी हमें एंटीरियर प्रिकॉर्डियल लीड्स यानी V1 V2 के अंदर। ये देखें लैटरल लीड्स के अंदर एम शेप QRS कम्प्लेक्स हमें नजर आ रहा है, और लैटरल लीड्स होती कौन सी हैं? V5 V6 1 एंड AVL। और V1 के अंदर हमें क्या मिलेगा? या तो RS कम्प्लेक्स मिल सकता है यानी कि स्मॉल सी R वेव होगी और डीप S वेव होगी, या फिर QS कम्प्लेक्स मिल सकता है यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही वेव हमें नेगेटिव वेव नजर आएगी जिसको हम QS वेव कहेंगे, उससे पहले कोई प्रीसीडिंग R वेव नहीं होगी। As being shown in this ECG, यहाँ पे आप V1 में देखो छोटा सा R है और डीप ब्रॉड S वेव है। ये भी एक मॉर्फोलॉजी है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक की। और V6 के अंदर आप देखो कि मोनोफेजिक ब्रॉड R वेव नजर आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये हमने जब भी कोई बंडल ब्रांच ब्लॉक आता है, स्पेशली लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, तो हमें लगता है देयर इज सम ST एलिवेशंस जो कि एंटीरियर प्रिकॉर्डियल लीड्स में हमें नजर आती हैं। अब वो ST एलिवेशंस होती क्यों है? एक्चुअली बंडल ब्रांच ब्लॉक है क्या? वो डीपोलराइजेशन की एबनॉर्मेलिटी है। सो व्हेनेवर देयर इज एन एबनॉर्मल डीपोलराइजेशन, तो वहां पर जो डीपोलराइजेशन है वो भी एबनॉर्मल होगी। ठीक है, तो अगर आपका किसी लीड के अंदर नेगेटिव कम्प्लेक्स आ रहा है यानी कि उसका डाउनवर्ड कंपोनेंट पॉजिटिव है बाय किसी बंडल ब्रांच ब्लॉक में, तो उसकी रीपोलराइजेशन एबनॉर्मेलिटीज उसके ऑपोजिट होंगी, यानी उसके अंदर ST एलिवेशन और प्रोमिनेंट अपराइट T वेव होगी। ठीक है, या फिर आपकी अगर किसी लीड के अंदर प्रोमिनेंट R वेव आ रही है तो उसकी जो रीपोलराइजेशन एबनॉर्मेलिटी होगी वो उसकी ऑपोजिट होगी, यानी कि हमें ST डिप्रेशन या फिर इन्वर्टेड T वेव्स मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो डिस्कॉर्डेंस है, डिस्कॉर्डेंस मीन कि जिस डायरेक्शन में QRS जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में T वेव हो, दिस इज कॉल्ड डिस्कॉर्डेंस। तो ये डिस्कॉर्डेंस बंडल ब्रांच ब्लॉक के साथ नॉर्मली आती है, हम इसको ST एलिवेशन या MI कंसिडर नहीं करते। ठीक है, MI कंसिडर। अब अगला सवाल है जी कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक अगर है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि उस पेशेंट को MI भी हो रहा है? तो उसके लिए एक और क्राइटेरिया होता है, वो होता है स्कारबोजा क्राइटेरिया, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, बंडल ब्रांच ब्लॉक में आपको बता दिया कि जो डिस्कॉर्डेंस है वो नॉर्मली आती है। अगर आपको कहीं कंकॉर्डेंट ST सेगमेंट मिल जाता है यानी कि प्रोमिनेंट R वेव है और उसके साथ ST भी अपराइट है और T वेव भी अपराइट है, तो इसे हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव कंकॉर्डेंस है और ये फीचर होता है कि अंडरलाइंग इस्कीमिया इज देयर। ठीक है, दिस इज द सेम ECG जो कि हमें लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक को शो कर रही है। इसमें कंकॉर्डेंस और की या डिस्कॉर्डेंस की बात करें कि लेट मी शो यू। अच्छा जी, ये देखो जी, इसमें आप वो ये पहली V1 और V2 को देखो, उसके अंदर जो QRS कम्प्लेक्स का डोमिनेंट कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड है यानी कि डीप S वेव है। यहाँ पे डीप S वेव है, तो उसकी जो रिपोलराइजेशन एबनॉर्मेलिटी है वो उसके ऑपोजिट होगी, यानी कि उसकी रिपोलराइजेशन पॉजिटिव हो रही है, हमें ST सेगमेंट एलिवेशन मिल रही है और साथ अपराइट T वेव मिल रही है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्कॉर्डेंस और ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। लाइकवाइज V5 V6 में आप देखो आपके पास प्रोमिनेंट R वेव है और उसकी जो रिपोलराइजेशन है वो नेगेटिव आ रही है, तो दिस इज डिस्कॉर्डेंस। डिस्कॉर्डेंस इज द फीचर ऑफ बंडल ब्रांच ब्लॉक। अगर ये प्रोमिनेंट R वेव के साथ अगली जो T वेव है वो भी अपराइट होती तो वो हम कंकॉर्डेंस उसको कहते हैं और दैट इज द फीचर ऑफ इस्कीमिया। ठीक है,
अब आते हैं जी कॉजेज बंडल ब्रांच ब्लॉक के क्या हो सकते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के। तो ये हमें एओर्टिक स्टेनोसिस में मिल सकता है, इस्केमिक हार्ट डिजीज में मिल सकता है, हाइपरटेंशन में, डीसीएमपी में, एंटीरियर वॉल एमआई में, फाइब्रोसिस ऑफ कंडक्शन सिस्टम में, हाइपरकेलेमिया में और डायडॉक्सिन टॉक्सिसिटी में। ठीक है, इन सारी चीजों के अंदर हमें लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक मिल सकता है। सेम ईसीटी showing negative concordance. Again another example, but in this underlying rhythm is irregular, so it is atrial fibrillation with left bundle branch block. Now comes कि हम incomplete LBB कब कहेंगे। अगर हमारे पास ECG के अंदर वो सारे फीचर्स आ रहे हैं जो कि कंप्लीट लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के होते हैं, लेकिन उसकी QRS जो ड्यूरेशन है वो 120 मिलीसेकंड से कम है, तो उसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि V1 V2 के अंदर प्रोमिनेंट डीप एस वेव आ रही है, नेगेटिव कंकॉर्डेंस या डिस्कॉर्डेंस आ रही है, यानी कि ST एलिवेशन है और अपराइट टी वेव है, और V5 V6 के अंदर प्रोमिनेंट आर वेव है और नेगेटिव डिस्कॉर्डेंस है, लेकिन QRS का ड्यूरेशन इज लेस देन 120 मिलीसेकंड, सो दिस इज द ECG ऑफ इनकम्प्लीट लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। डिफरेंशियल्स में जी इस तरह का पैटर्न और कहाँ पे आपको नजर आ सकता है। अगर तो सिंगल चैम्बर पेसमेकर डला हुआ है पेशेंट को, आरवी पेसिंग हो रही है, तो उसके अंदर भी लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी आ जाती है। इसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में भी हमें लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी मिल सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपके बंडल ब्रांच ब्लॉक या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक से मुतालिक काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। सो आई विल हाईली अप्रिशिएट अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और अपने बाकी स्टूडेंट्स को भी बताएंगे मेरे चैनल के बारे में, इफ इट इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। सो शेयरिंग इज केयरिंग। सो नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।